हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं शुरू करवा रही हूँ वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है और किस तरह से नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। प्रोडक्ट प्लानिंग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन के थ्रू, एक एंटरप्राइज के थ्रू जो भी गुड्स या सर्विसेज मार्केट में ऑफर की जाती है तो वो प्रोडक्ट में आती हैं। और अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, लुकिंग इन द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो प्लानिंग का पार्ट है। और अगर हम प्रोडक्ट प्लानिंग में देखें तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ स्टैंड करेगा, क्या कस्टमर की नीड को वो सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या हम इस प्रोडक्ट की वजह से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, क्या कंपटीशन को फेस कर पाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं और वो सब कुछ प्रोडक्ट प्लानिंग में आता है। मीन्स इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस प्राइस पर, कितना, कहाँ और कब, कैसे हम उसको सेल कर पाएंगे, किसको हम सेल कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें डिसीज़न लेना होता है। तो ये जो सारे डिसीज़न होते हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग में आते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग को डिफ़ाइन किया गया है। प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व प्रोसीजर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, और एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू ये सब किया जाता है। और प्लानिंग द मॉडिफिकेशन वेयर नेसेसरी, कि जहाँ पर हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किसी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें हमें चेकआउट करना होता है। हमारा मेन एम क्या होता है कि हम उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सके, उनको बढ़ा सके। उन प्रोडक्ट को डिलीट करना विच हैव रीच द टर्मिनल स्टेज ऑफ दियर लाइफ्स, की जो अपनी लाइफ के सबसे एंड वाले स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो उन प्रोडक्ट को हमें एलिमिनेट करना होता है, उनको हमें डिलीट करना होता है। एंड जो न्यू प्रोडक्ट है उनको डेवलप करना, उनकी मार्केटिंग करना। तो ये जो होते हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग में आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि प्रोडक्ट प्लानिंग में होता क्या है बेसिकली, कि हमें प्रोडक्ट को इवेलुएट करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है, मॉडिफिकेशन को प्लान करना होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होता है, और जो प्रोडक्ट हमें लगातार लॉसेस, हमारे लिए मतलब लॉसेस का रीज़न बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो ये जो ये सारे स्टेप्स हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग की क्यों जाती हैं, क्या रीज़न होता है कि हमें प्रोडक्ट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला तो टू मीट द कंज्यूमर नीड। हम कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को हम क्या मान के चलते हैं, ही इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो हम अगर हम उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हमें उनकी नीड को जानना होगा, हम उनकी नीड को पूरी तरह से मीट आउट कर सके, उनको पूरा कर सके। तो उसके लिए प्रोडक्ट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि उनकी नीड क्या है, फिर अपने प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई करते हैं। अगर कहीं पर एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि कंज्यूमर की तो अब वो ज़रूरत ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड क्या रीज़न होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट प्लानिंग का, टू स्पॉट लाइट फर्म स्ट्रेंथन एंड वीकनेसेस। इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि हम फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान सकें, कि हमें पता चल जाए कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें क्या स्ट्रेंथ है। अगर कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है और वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो हमारे लिए एक तरह की वीकनेस होगी, तो हमें उसको फेस करना है, वो हमारे लिए चैलेंज है। तो ये हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरत होती है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट है। टू फोर्टिफाई बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और इसका मेन एम क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं एज़ पर कंज्यूमर नीड, जो कंज्यूमर नीड में चेंजेस आ रहे हैं। और जो प्रोडक्ट हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट हैं, जिनसे हमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं, जिनकी डिमांड कम है, तो उनको हमें एलिमिनेट करना होता है।
और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कॉस्टली रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम इस तरह से उनका यूज़ करते हैं ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। टू गारंटी फर्म सर्वाइवल, प्रोडक्ट प्लानिंग करना बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम फ्यूचर के अंदर सर्वाइव कर पाएँ। तो इसकी एक एश्योरिटी होती है, एश्योरेंस होता है ये, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, हमें लगातार कंज्यूमर की चेंजिंग नीड को हमें सेटिस्फाई करना है, और अगर हम वो कर पाएंगे तभी हम सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएंगे। हमें अडेप्टिव होने की ज़रूरत है। तो इसमें बेसिकली हमें प्रोडक्ट को इनोवेट करना होता है, रेनोवेशन करना होता है। तो ये जो दो मेन वर्ड्स होते हैं फर्म के थ्रू, इनको वेटेज दी जाती हैं। अगर हम मोर एंड मोर काफ़ी ईयर्स तक अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इनोवेशन की ज़रूरत है, रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टू इंक्रीज़ फर्म सेल को भी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। सेल को बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट प्लानिंग करना रिक्वायर्ड है। अगर हम मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम अपने प्रोडक्ट को लगातार रिव्यू कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको इनोवेशन में हम लगातार इन्वॉल्व हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा, मतलब हम अपनी सेल को तभी बढ़ा पाएंगे अगर हम लगातार प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग की ज़रूरतें हैं कि इसको करना क्यों ज़रूरी होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो इसके कंपोनेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन, सेकंड आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और लास्ट है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट प्लानिंग का, वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन ग्रोथ और चेंज इन दोनों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें लगातार अपने प्रोडक्ट के लिए जो इनोवेशन टेक्निक्स है उनका यूज़ हमें करना होगा। बिज़नेस की कंडीशन लगातार चेंज होती जा रही है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सैमसंग है, एलजी है, एप्पल है, तो ये लगातार इनोवेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। इनकी कुछ नई टेक्निक्स के साथ नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। एप्पल के कितने ही प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया। इसके नए नए फ़ोन्स जो होते हैं, कुछ टाइम के बाद एक नया फ़ोन आपको मार्केट के अंदर इसका मिल सकता है। तो ये इनोवेशन ही होता है कि एक प्रॉपर वे से पुराने प्रोडक्ट को, उसकी टेक्निक्स को चेंज कर लेना, तो वो एक इनोवेशन का पार्ट है। हर चेंज इनोवेशन नहीं होता। इनोवेशन कब होगा कि जब इनोवेशन तब प्रेजेंट होता है कि जब एक इनोवेटर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसको प्रोडक्टिव वे से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इसको हम इनोवेशन कह सकते हैं। इनोवेशन से कंज्यूमर की वांट्स चेंज हो जाती हैं और नई वांट्स अराइज होती हैं, और उनकी नीड को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए नए रास्ते आ जाते हैं। तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में। सेकंड आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हम किसको कह सकते हैं? इसका मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया जाता है, वो इन डेप्थ भी हो सकता है और इन विड्थ भी हो सकता है। मतलब जब प्रोडक्ट लाइंस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है या एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर ही नंबर ऑफ़ आइटम्स को बढ़ा दिया जाता है, तो ये सब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में आता है। हम जॉनसन एंड जॉनसन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जो जॉनसन एंड जॉनसन है, तो वो पहले सिर्फ क्या बनाता था, वो सिर्फ पहले जो न्यूली बोर्न बेबीज़ होते थे तो उनके लिए सोप बनाता था। लेकिन आज इसने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं जो ये पहले नहीं बनाता था। जैसे बॉडी केयर है, स्किन केयर प्रोडक्ट हो सकते हैं, मेडिसिन्स हैं, वाउंड केयर जैसे बैंडेड वगैरह आती हैं, विज़न केयर है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो जॉनसन एंड जॉनसन के थ्रू बनाए जाने लगे हैं। तो इसी को ही हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अदरवाइज़ तो हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड किसके एश्योरेंस देते हैं हमें? स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है एक क्वालिटी होती है, इकोनॉमी होती है, ये कन्वीनियंस है, परफॉर्मेंस है, ये वैल्यू होती है। मतलब हर एक जो मैन्युफैक्चरर होता है तो उनको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है और अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर प्रूव करना होता है। लास्ट आता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन।
ये लास्ट कंपोनेंट है प्रोडक्ट प्लानिंग का कि हर जो मार्केटिंग यूनिट है वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पर उनको अपने पुराने प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती हैं। उनके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे उनकी जो वैल्यू है वो कस्टमर के लिए कम होती जा रही है, या वो प्रोडक्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, उसका जो मार्केट का शेयर है वो लगातार कम होता जा रहा है और वो कंपटीशन को फेस करने में कैपेबल नहीं है, या प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है। हम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं कि एप्पल ने पिछले कुछ सालों में अपने बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं, बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। जैसे उनके जो आईफोन एक्स है, आईफोन CS है, आईफोन CS प्लस है, आईपॉड है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया गया था और इनको अब मार्केट के अंदर से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये ज़रूरत होती है, टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कि जब कोई प्रोडक्ट जो होता है उसकी डिमांड कम हो जाती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए फ़ायदेमंद होता है कि उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको मार्केट से हटा दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लेकर आना चाहते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? ये एक न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, इज़ वन विच इज़ रियली इनोवेटिव विच इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। इमिटेटिव प्रोडक्ट होता है और जो कंपनी के लिए नया है। जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, एक नए प्रोडक्ट को लेकर आना चाहती हैं, तो उसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब एक जो प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर नया लेकर आना चाहते हैं उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट के लिए नया है, मार्केट के लिए नया है, मतलब हो सकता है कि ऐसा प्रोडक्ट बाकी कोई और पर्सन बना रहा हो, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नया प्रोडक्ट होता है, तो ये न्यू प्रोडक्ट है। और जो इसको एक नए प्रोडक्ट को जो डेवलप किया जाता है, तो इस पूरी प्रोसीजर को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। एक न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आइडिया जनरेशन है, इसके बाद आता है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, देन बिजनेस एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, टेस्ट मार्केटिंग होती है, और इसके बाद एक और स्टेप हम इंक्लूड करते हैं, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है हमारा कमर्शलाइजेशन। यहाँ पर कमर्शलाइजेशन भी आता है। तो सबसे पहले तो हम आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज किया जाता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, और लास्ट में कमर्शलाइजेशन हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या लेते हैं? आइडिया जनरेशन है जो फर्स्ट स्टेप है। आइडिया जनरेशन में क्या होगा कि हमें एक नए जो प्रोडक्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। ये आइडिया कहाँ से जनरेट हो सकते हैं? इसके 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल जिसको हम टेक्निकल सोर्स भी कह सकते हैं, और सेकंड होता है एक्सटर्नल जिसको हम मार्केट सोर्स बोलते हैं। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, इन दोनों सोर्सेज से आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। इंटरनल सोर्स होगा जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो इनर जो कंडीशंस होती हैं, तो उसके बेस पर आइडिया जनरेट होते हैं कि किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड जो है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज आता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम कस्टमर ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर ले सकते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इंटरमीडियरीज़ हैं, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और लास्ट में सप्लायर आ सकते हैं। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आइडिया जनरेशन होती है, आइडिया को जनरेट किया जाता है, बहुत सारे आइडियाज़ को कलेक्ट किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर की नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अब जो सोर्सेज है उसमें पहला सोर्स मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स या टेक्निकल सोर्स हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग इसके सब पार्ट हैं। तो पहला जो है वो बेसिक रिसर्च होती है
कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक रिसर्च वो करती रहती हैं, कुछ फंडामेंटल रिसर्च होती हैं, उनके अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो रिसर्च के बाद अपने कुछ कंक्लूज़न देते हैं, वो हमें कुछ आइडियाज़ देते हैं कि कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके भी आइडियाज़ आ सकते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या इस प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो नए प्रोडक्ट आइडियाज़ से आते हैं। जो ये प्रोडक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो प्रोडक्ट के बनाने में बिल्कुल वो साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का, उनकी कॉस्ट, क्वालिटी का, स्ट्रक्चर का, तो उनके रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमें वो सजेशन दे सकते हैं। देन सेल पीपल आते हैं। सेल पीपल कौन होंगे? जो कंपनी के सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो भी नए आइडिया को जनरेट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये लोग होते हैं जो एक तरह से कॉम्पिटिटिव, मतलब एक उनका वो होता है कि कॉम्पिटिशन्स को फेस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। वो उनको पता होता है कि कस्टमर की नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग। तो उनको ये फर्स्ट ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कॉम्पिटिटर के नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। वो लगातार कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो एक ऐसी पोजीशन पर होते हैं कि वो कस्टमर की नीड को वो चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं और कितना ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट जो इनर सोर्सेज का पार्ट है वो है टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो वो भी नए प्रोडक्ट के आइडिया जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उनको पता होता है कि कंपनी की नीड, उनके कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं कि जो कंपटीशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है, तो उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा वो ऑब्जर्व करते रहते हैं इन चीज़ों को। तो उसके बेस पर भी वो कुछ ऐसे आइडिया दे सकते हैं कि कहाँ पर हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड सोर्सेज में आते हैं वो हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब हम इनको मार्केट सोर्सेज भी कह सकते हैं। जैसे कुछ नए प्रोडक्ट की लिस्ट वगैरह पब्लिश होती है, कुछ मैगजीन्स के अंदर ऑनलाइन उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है कि ऑनलाइन या जो पब्लिकेशंस होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, जहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है या अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बेस पर ही हम अपनी आइडिया जनरेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के ऊपर भी एक फर्म को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट होती है। कंपटीशन की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें किस नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आने की रिक्वायरमेंट है। रीसेलर बेसिकली ये इंटरमीडिएरीज होते हैं जो बिज़नेस के पार्ट पर जो हमारे गुड्स को सेल करते हैं, तो वो भी हमें बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। फॉरेन मार्केट्स वगैरह हो सकती हैं, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब आइडिया जनरेट हो सकते हैं कि कहाँ पर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन से नए मेथड को हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ मेथड या टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ इनको जनरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इन टेक्निक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फोकस ग्रुप, एट्रीब्यूट लिस्टिंग होता है, फोर्स्ड रिलेशनशिप आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और लास्ट में प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस होता है। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, इनके थ्रू आइडिया को जनरेट करने की कोशिश की जाती है, नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती हैं। तो हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में फोकस ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज़ इंटरव्यूड। ठीक है, एक कंज्यूमर के ग्रुप का हम इंटरव्यू ले सकते हैं और इस ग्रुप के अंदर 8 to 40 मेंबर हो सकते हैं। इनके साथ बिज़नेस के जो मॉडरेटर होगा वो एक तरह का इंटरव्यू लेता है। इनके साथ एक ओपन डिस्कशन होती है जिनमें उनसे
एक तरह से उनको बोला जाता है कि आप अपने आइडियाज़ हमें दें कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनमें कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि ग्रुप से इंटरव्यू लिया जाता है, ओपन डिस्कशन होती है, तो वो बता सकते हैं, अपने सजेशंस कंप्लेंट्स वगैरह दे सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट। तो इसका एक बेनिफिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है जो आइडिया जनरेशन में हमारी हेल्प करती हैं। सेकंड आता है एट्रीब्यूट टेस्टिंग। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आइडियाज़ या एरियाज़ होते हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ एट्रीब्यूट्स की टेस्टिंग की जाती है, एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट किया जाता है। इन एट्रीब्यूट्स को फिर मॉडिफाई करते हैं, मतलब हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को हमने कलेक्ट किया है, कुछ फीचर्स को हमने कलेक्ट किया है। जैसे अगर हम बॉल पॉइंट पेन की बात करें, जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं तो इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि जो इसका जो बॉल पॉइंट है या जो पेन का हेड होगा, उसकी जो साइज़ है, उसका जो ग्रिप है, तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी फीचर्स को हमने इकट्ठा कर लिया। फिर ये हम ये देखते हैं कि फिर एक 9 सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके नए यूजेस हो सकते हैं। तो इसमें एट्रीब्यूट्स की लिस्टिंग आती है कि जैसे कलर वगैरह को चेंज करना है, साउंड का है, एडोर को चेंज करना है, शेप को चेंज करना है, कुछ नए यूजेस हो सकते हैं, या हमें इसको मॉडिफाई करना है, या इसकी जगह पे कोई और सब्स्टिट्यूट हमें लेकर आना है, किसको हमें मिनीफाई करने की ज़रूरत है, किसको हमें मैग्नीफाई करने की ज़रूरत है, मतलब क्या क्या हमें ऐड करने की ज़रूरत है, क्या हमें एलिमिनेट करना है, किनको हमें रीअरेंज करना है, किसको हमें कंबाइन करना है। तो ये सब कुछ एट्रीब्यूट लिस्टिंग में आता है। उसके बाद फोर्स्ड रिलेशनशिप होती है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनकी पहले लिस्टिंग कर ली जाती है। फिर इसमें फोर्स लिस्टिंग की ज़बरदस्ती एक तरह से हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे नए आइडियाज़ हैं उनको जनरेट किया जाता है, उनका पहले जनरेशन हुआ। इस टेक्निक में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो आइडियाज़ हमने जनरेट किए हैं फिर उनको हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एक तरह से मैच करने की कोशिश करते हैं, उनको फिट करने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हम फोर्स्ड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे कि हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, रादर जो एग्जिस्टिंग वन है तो उसी में हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, इसमें भी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होते हैं तो उनके साथ हम एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर भी आइडिया को जनरेट किया जाता है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, यूज़फुल आइडियाज़ हमें मिल सकते हैं इसमें लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसमें क्रिटिकल जो रिव्यूज़ होते हैं उनको रोका जाता है कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो नेगेटिव व्यूज़ नहीं दे सकता है, वो सिर्फ पॉजिटिव व्यूज़ देगा, वो बताएगा कि प्रोडक्ट में कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर्ड सी प्रोसेस होती है इसमें जो कॉम्बिनेशंस और इम्प्रूवमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है, क्रिटिसिज्म को इनवाइट नहीं किया जाता। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम इसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली ये नया कुछ नहीं है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सटेंशन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर जो क्रिटिकल रिव्यूज़ होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, लेकिन जो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें क्रिटिसिज्म को भी अलाउ कर दिया जाता है कि जो कंज्यूमर है, इसमें भी कंज्यूमर का एक ग्रुप होगा, सिमिलर है बिल्कुल ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह, लेकिन इसके अंदर कंज्यूमर को बोला जाता है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्रिटिसिज्म उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर वो हमें दे सकते हैं और हमें नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। लास्ट जो टेक्निक है दैट इज़ प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। इसमें भी जो नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, इसमें हम कंज्यूमर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बल्कि हम उनको एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दे देते हैं। उनको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दी जाती हैं और उनको पूछा जाता है कि जो प्रॉब्लम हमने लिस्ट करी है तो उन प्रॉब्लम के बेस पर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अगर एक प्रॉब्लम है कि प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर बता सकते हैं कि प्राइस कितना ज़्यादा है।
कंपटीशन के गुड्स के साथ वो कंपेयर करके हमें बता सकते हैं, या क्वालिटी में कहीं कोई कमी है, या कलर का हो सकता है, साइज़ की कोई कमी है, तो उनको प्रॉब्लम की पूरी लिस्ट दे दी जाती है और वो लिस्ट के बेस पर फिर कंज्यूमर अपने आइडियाज़ देते हैं कि कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारे मेथड का यूज़ करके हम बहुत सारे आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था आइडिया जनरेशन का। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। ये हम स्टेप्स कौन से पढ़ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, तो सेकंड स्टेप पे आता है स्क्रीनिंग न्यू आइडियाज़। जो हमने लास्ट स्टेप किया था उस स्टेप में तो हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो यहाँ पर आइडियाज़ को कम करने की कोशिश की जाती है कि जो भी आइडियाज़ हमने कलेक्ट किए हैं तो उनमें उन आइडिया की छटनी की जाती हैं, उनको पूरी तरह से एक तरह से उनके तह तक जाया जाता है कि क्या ये आइडियाज़ हमारे लिए सूटेबल होंगे या नहीं होंगे। तो जो हमारे लिए मतलब यूज़फुल नहीं होते हैं तो उन आइडियाज़ को हटा दिया जाता है। तो स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ में हम क्या लेते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं इसमें द न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेटिंग स्टेज एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गुड आइडियाज़। तो इसमें क्या होता है कि हम नए आइडियाज़ के नंबर को हम बढ़ा रहे हैं। इट एनकरेज एवरी वन एंड एवरी सोर्स टू बिल्ड ए स्टॉक ऑफ गुड्स सच गुड मैनी आइडियाज़। इसके अंदर हम हर एक पर्सन को, हर एक सोर्स को हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो बहुत सारे आइडियाज़ हमें दे। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, स्क्रीनिंग इज़ द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट एलिमिनेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडियाज़। तो ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक ऐसे स्टेज हैं जहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडियाज़ को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, पहले वाले जो स्टेप्स था उसके अंदर तो हमने किया था कि नए नए आइडिया को हमने जनरेट किया, नंबर ऑफ आइडियाज़ को हमने बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर हम आइडियाज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन किस बेस पर होता है, आइडिया की इवेल्युएशन की जाती है, फेल प्रूफ टेस्टिंग की जाती है कि आइडिया फेल होगा या नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उसका प्रूफ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्राइटेरिया इवेल्युएशन किया जाता है, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है कि जो आइडिया जनरेट किया जा रहा है क्या इतने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम चेकआउट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम देखते हैं कि जो आइडिया हमारा है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा। तो उसके बेस पर जो यूज़लेस आइडियाज़ होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है बिजनेस एनालिसिस। बिज़नेस एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारे पास आइडियाज़ आ रहे हैं तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एनालाइज किया जाता है। इसको हम डिमांड, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं। मीन्स हम ये चेक करते हैं कि जो आइडिया हमने जनरेट किया क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। अगर तो हमें लगता है कि ये आइडिया हमारे ऑब्जेक्टिव को में फ़िट होता है फिर तो हम उस आइडिया की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टेप्स कौन से आते हैं, सबसे पहले डिमांड एनालिसिस होगा, सेकंड कॉस्ट एनालिसिस होता है और थर्ड होता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो फर्स्ट जो है डिमांड एनालिसिस है, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि इसकी जो डिमांड है मतलब फ्यूचर के अंदर क्या कस्टमर इसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, हम फ्यूचर सेल के बेस पे प्रोजेक्शन लगाते हैं, हम मार्केट को एस्टिमेट करते हैं, सेल पोटेंशियल को हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब क्या हम इसके बेस पर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली। तो कुछ एक डिमांड फंक्शन को सेट किया जाता है कि प्राइस का, इनकम का, सब्सिट्यूट की सेल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नीड का। तो इसके बेस पर एक डिमांड फंक्शन बनाया जाता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस आइडिया को फर्दर एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। फिर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको चेक करते हैं कि कॉस्ट का जो एनालिसिस है वो भी हम करते हैं। इसमें कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है कि क्या कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये आइडिया हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या रहेगी, डीलर का मार्जिन कितना होगा, कंज्यूमर को हमें कितना कंसेशन वगैरह देना है। तो इसके बेस पर हम आइडिया को एनालाइज करते हैं। लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में 4 टाइप के बेसिकली एनालिसिस होते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा है, रेट ऑफ रिटर्न कितनी हम रखना चाहते हैं, पे आउट रेशो कितना होगा एंड डिस्काउंटेड कैश जो फ्लो है तो वो भी हमें देखना है। तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आते हैं। तो दिस वाज थर्ड स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस स्टेज पर क्या होता है कि जब हमने आइडिया को जनरेट कर लिया, हमने आइडिया की स्क्रीनिंग कर ली है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनालिसिस कर लिया है, तो इसमें फिर जो बात आती है वो ये आता है कि हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को फर्दर आगे प्रोडक्शन के बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके भी दो एस्पेक्ट आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है। इसमें दो बेसिक एस्पेक्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। तो टेक्निकल डेवलपमेंट में क्या होता है, ये जो जॉब होती है वो इंजीनियर्स के थ्रू की जाती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से रिसर्च की जाती है। तो पहले तो अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च होती है और सेकंड फिर मैन्युफैक्चरिंग मेथड रिसर्च होती है। जो अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। इस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के मॉडल को तैयार करना, ठीक है, मतलब हम एक मॉडल को तैयार कर रहे हैं, ड्राइंग डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, लेबोरेटरी वगैरह में हम करते हैं, चेकिंग होती है, रीचेकिंग होती है, कंज्यूमर के सारे स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है। तो ये सब अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च में आते हैं। सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड रिसर्च। इस प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, जो भी हमने एक मॉडल बनाया है, फिर हम ये देखते हैं कि उसको मैन्युफैक्चर करने के कौन से मेथड को ऑप्ट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग रिसर्च की जाती है। ये जो एस्पेक्ट है वो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मार्केट डेवलपमेंट एस्पेक्ट। पहले जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, तो उसके मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन इसके अलावा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनको भी नए प्रोडक्ट के बारे में एक टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कंज्यूमर क्या उसको पसंद करेगा, क्या वो सेल होगा, मार्केटिंग मिक्स वगैरह के एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत होती है। टेक्निकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट की तरह जो मार्केट डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, इसमें भी दो स्टेप्स होते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाती है और कंज्यूमर के प्रेफरेंस की टेस्टिंग की जाती है। मतलब हम प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट की भी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, तो उसको भी हम टेस्ट करते हैं। कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर को एक पिक्चर या एक डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है प्रोडक्ट की और उनसे पूछा जाता है कि आप इसके बारे में हमें बताएं, अपने जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, कंपैरिजन वगैरह करके वो हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट टेस्टिंग में आता है। और कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होगा कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें पहले जो मॉडल बन चुका है, द सेकेंड एस्पेक्ट पर है कि हम ये चेक करते हैं कि कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनको प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि वो ओल्ड वन को प्रेफरेंस दे रहे हैं या नए को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्टिंग में आता है। इसके बाद इस प्रोसीजर का जो फिफ्थ स्टेप है वो है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इसको हम एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। A research technique in which the product under study is placed on a sale in one or more selected localities। हम इसमें क्या करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने बनाया है, इसको एक या दो जो लोकेलिटीज़ हैं उनको हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ में हम सेल करने की कोशिश करते हैं। फिर जो कंज्यूमर की रिसेप्शन है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर एनालाइज किया जाता है कि पहले ही प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उनको सेल करने के लिए हम ऑफ़र नहीं करते हैं। रादर हम कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और पहले हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर वो प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है, मतलब उसको जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो उसको परचेज़ करते हैं, उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं, फिर उसका पूरी की पूरी मार्केट के अंदर कमर्शलाइजेशन कर दिया जाता है। लेकिन पहले उसकी टेस्ट मार्केटिंग होती है। टेस्ट मार्केटिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या अभी भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर अभी हमने लार्ज स्केल पर कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया, हमने कुछ एक जो प्रोडक्ट है, कुछ एक यूनिट्स को हमने प्रोड्यूस किया है। तो क्यों ज़रूरी होता है टेस्ट मार्केटिंग करना? टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट सेल। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसकी सेल कितनी होने वाली है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। तो प्रोटेस्ट ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग प्लान, इसके अलावा और क्या हमारे प्लान हो सकते हैं?
फिर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा है तो उसके क्या फॉल्ट है, क्या कमियां हैं उसके अंदर, और फिर कॉम्पिटिटर का रिएक्शन क्या हुआ, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं कि कहाँ पर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो टेस्ट मार्केटिंग से हमें पता चल जाता है। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो है कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये लास्ट स्टेप होता है कि पहले हमने सिर्फ कुछ एक एरियाज़ में ही प्रोडक्ट को अभी हमने सेल करने के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन कमर्शलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम मार्केट प्लेस के अंदर पूरी तरह से इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कमर्शलाइजेशन में जो हमारा डिसीज़न था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इसमें दो तरह से इसके दो जो पार्ट इसके हो सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं जो सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं। सबसे पहला तो एंटायर मार्केट वर्सेस सिलेक्टेड सेगमेंट हो सकता है, और सेकंड क्या होता है, क्रैश वर्सेस रोल आउट इंट्रोडक्शन हो सकती है। तो एंटायर मार्केट वर्सेस सिलेक्टेड सेगमेंट में क्या होगा, इसमें जो होता है पोटेंशियल सेल के बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि क्या हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करें या पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उसको सेल करने के लिए ऑफ़र कर दिया जाए। तो ये डिसीजन ले हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, क्रैश वर्सेस रोल आउट इंट्रोडक्शन। क्रैश इंट्रोडक्शन में होता है कि हम पूरी तरह से फुल स्केल कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं अपने नए प्रोडक्ट का, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश की जाती है, एज क्विकली एज पॉसिबल। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि कॉम्पिटिटर को चांस ही ना मिले कुछ भी नया एक्शन लेने का, तो हम इसको बहुत जल्दी से इसको लॉन्च कर देते हैं, अचानक से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम सेकंड वाला डिसीजन की बात करें, रोल आउट इंट्रोडक्शन, इसके अंदर पहले तो टारगेट मार्केट को डिसाइड किया जाता है, वो जियोग्राफिकली डिसीजन हो सकता है, फिर पहले प्रोडक्ट को वहाँ पर ऑफ़र किया जाता है, अगर वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और फिर उसके बाद हम पूरी मार्केट के अंदर उसको ऑफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से एक जो कंपनी है, एक जो एंटरप्राइज है, वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।